हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। आइए हम हिंदी साहित्य के इतिहास के 50 प्रश्नों पर आज डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 पर। तो पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सूत्रपात का मतलब शुरू किसने किया? तो मैंने पहली भी वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो वो है गारसा दत्तासी। ठीक है। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था स्थावर दला लिटरेतुर इंदोइये हिंदुस्तानी। यहाँ आप देख सकते हो ग्रंथ लिखा। ठीक है। और किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा, जिसका पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, सेम वही, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी। दूसरे सवाल का भी उत्तर कौन सा हो जाएगा? गारसा दत्तासी। अब अगला बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? तो ये कौन सी भाषा में किया गया? फ्रेंच भाषा में। उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही तो लिखा था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, तो फ्रेंच भाषा में किया। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो वो कौन हो जाएंगे? ये भी कौन हो जाएगा? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने ही तो पहला पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा गारसा दत्तासी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। अब इसमें पूछ रहा है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो अब इसमें 4 पुस्तकें दी गई हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गारसा तासी ने और फ्रेंच भाषा में, तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, स्थावर दला लिटरेतुर इंदोइये हिंदुस्तानी। बाकी जो शिव सिंह सरोज था वो 1883 में लिखा गया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। इसके साथ ही ये जो तज़किराए शुरा हिंदी था, इसके मौलवी करीमुद्दीन हैं, इन्होंने इसको 1848 में लिखा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको ग्रियर्सन जी ने 1888 में लिखा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्थावर दला लिटरेतुर इंडो हिंदुस्तानी के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये भी कौन है? गारसा तासी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तो आप देख सकते हो एक ही जो है चीज़ को कितनी बार कितनी परीक्षाओं में विभिन्न पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है। अब आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। तो हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था जोसुआ कैटलर ने। किसने लिखा था? जोसुआ कैटलर ने लिखा था। और इसको ये एक पुर्तगाली थे। ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एक पहले पुर्तगाली भी आए थे, तो उनको ज्ञान कराने के लिए हिंदी का इन्होंने जोसुआ कैटलर ने लिखा था पहला व्याकरण। ठीक है। अब आगे चलेंगे बिना किसी देरी के। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है। इसके पहले तो सारे इतिहास ऐसे मतलब कविविद संज्ञा की ही तरह थे, लेकिन सबको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास नामक शीर्षक से नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। अब आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? अभी हमने बताया 1929 में हुआ। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ ही बना दिया गया? अभी मैंने बताया कि जो
रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास था वो भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आगे बढ़ेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी एडसन ग्रिप्स, ये है बी। अगला सवाल चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था, अब मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, ये किया था किशोरी लाल गुप्ता जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से, जो कि प्रकाशित हुआ था 1957 में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका इस लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था 1888 में। ये भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अब बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। अगला सवाल है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है, जैसा ऊपर हमने देखा ही, कौन है लेखक? जॉर्ज ग्रियर्सन। अब अगले सवाल, अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? तो अभी मैंने बताया कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद इन्होंने किया था हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो काल विभाजन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में लिखता है। शिव सिंह सेगर ने क्या लिखा है? शिव सिंह सरोज, वो लिखा है 1883 में। महेश दत्त शुक्ल ने क्या लिखा है? भाषा काव्य संग्रह, इन्होंने लिखा है इसको 1873 ईस्वी में। और मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है तजकाए सोहरावर्दी करके एक पुस्तक लिखी है इन्होंने 1848 में। और जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। इसी में इन्होंने पहली बार काल विभाजन किया था, इसके पहले काल विभाजन किसी कवि ने करने का प्रयास नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये कौन है? यह है मिश्रबंध। तो मिश्रबंध की पुस्तक है ना, मिश्रबंध विनोद, जिसमें लगभग 5,000 कवि हैं। कितने कवि हैं? 5,000। तो इन्होंने कि अपने जो मिश्रबंध विनोद है उसमें काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया है, क्योंकि कवि ही ज़्यादा इन्होंने लिए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। अब अगला सवाल देखते हैं। मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो इन लेखकों के नाम श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो ये ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ, मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। इसके पहले जो 3 भाग थे वो प्रकाशित हुए थे 1913 में। कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी में। और इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो मिश्रबंध विनोद जो है 4 भागों में, अभी हमने ऊपर के सवाल में देखा चौथा भाग, तो ये 4 भागों में प्रकाशित है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रबंध विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है 1890 संवत 1890 से लेकर के 1925 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्रबंध ने जो काल विभाजन का प्रयास किया था वो इस प्रकार था। पहले इन्होंने प्रारंभिक काल लिया 700 से लेकर 1440 तक। फिर माध्यमिक काल लिया 1445 से 1680 तक। फिर अलंकृत काल लिया, इसके बाद 1681 से 1889 तक। फिर परिवर्तन काल लिया। तो इसी परिवर्तन काल को पूछ रहा है। तो मिश्रबंध ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है 1890 से लेकर के 1925 तक। अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी पूछता है कि
रीति काल को अलंकित काल किसने कहा? तो ये है मिश्र बंधु। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रथम उत्थान का समय 1868 से लेकर 1893 तक जो है प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो वो निर्धारित की है 1925 से लेकर संवत 1925 से लेकर के 1950 तक। तो अगर इसको बदलेंगे तो इसमें 57 साल घटा देंगे, तो 57 साल घटा देंगे तो संवत इसमें बदल जाता है ईस्वी में। तो वहाँ पे भी सेम सवाल पूछ रहा है प्रथम उत्थान, तो वहाँ पे क्या किससे पूछ रहा है? ईस्वी से। और यहाँ पे संवत पूछ रहा है, तो संवत बनाने के लिए उसमें 57 साल जोड़ देंगे। ठीक है, आगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो उन्होंने 1893 से 1918 तक। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये सभी गद्य वाले भाग में इन्होंने किया है, प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान। यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य राम शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 तक और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक और संवत में 1950 तक ऐसा माना है। अब आगे बढ़ेंगे। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है, इसी ने जो है शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगले अगले की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम सवाल है। काशी नगारी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी तो 1893 ईस्वी में है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फिर से वही सवाल पूछा गया है पीजीटी में कि नागरी प्रचारी सभा की, तो यहाँ पर भी 1893 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा ने किया था। उसी की भूमिका के रूप में तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन थे? तो इसमें रामचंद्र वर्मा नहीं थे, बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोगों ने संस्थापक में थे नागरी प्रचारी सभा के। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्रिस्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज का फिर से यही सवाल पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, तो ये थे जॉन गिलक्रिस्ट, अभी हमने बताया आपको। आगे बढ़ेंगे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो इनकी विशेषता है पूर्वीपन। इनकी भाषा जो है पूर्वीपन लिए हुए, इसके बारे में आगे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। वो नहीं देखेंगे, सवाल के ऊपर चलते हैं ताकि हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। अब आगे देखेंगे। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। अब आगे बढ़ेंगे। प्रेम सागर किसकी रचना है? फिर से सही वही सवाल, लल्लू लाल की उल्टा करके। रानी केतकी की कहानी लिखा है ईसा अल्लाह खां ने। ठीक है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? ईसा अल्लाह खां ने। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है, फिर से सेम सवाल, ईसा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 38। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र और लल्लू लाल, दो लोग जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। तो इसमें सदल मिश्र हैं और किसी किसी में लल्लू लाल भी पूछ लेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से फोर्ट विलियम के अध्यापक थे? तो यहाँ पे लल्लू लाल है, तो ऑप्शन हमारा ये पहला सही हो जाएगा। दो लोग जुड़े हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज से, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अब नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, इसके लेखक है सदल मिश्र।
इन्होंने ही नासिकेतोपाख्यान लिखा था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, यहाँ पर भी कौन है, सत्तल मिश्र हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से सत्तल मिश्र की रचना है रानी केत की कहानी नहीं है, क्योंकि ये किसकी है, ईसा अल्लाह खां की है। ठीक है। प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल की है। अब आगे बढ़ेंगे। सुख सागर किसकी है, सदा सुखलाल की है। और नासिकेतोपाख्यान किसकी है, सदल मिश्र की है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उदय भानचरित के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, ईसा अल्लाह खां। कौन है, ईसा अल्लाह खां, क्योंकि उदय भानचरित को ही, रानी केतकी की कहानी को ही उदय भानचरित भी कहा जाता है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ईसा अल्लाह खां। अब सुख सागर की रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है सदा सुख लाल ने। ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं अगले सवाल के। सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ये है सुख सागर का, एक धार्मिक ग्रंथ है ये सुख सागर। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ किसकी के लेखक हैं, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ये भी सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टारगेट है जल्दी से 50 सवाल पूरा करना। तो अगला सवाल है, योग वशिष्ठ के लेखक हैं। फिर से वही सवाल है, लेकिन भाषा नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी राम प्रसाद निरंजनी जी हो जाएंगे। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। याद रखेंगे, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला और अंतिम सवाल, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था यहाँ पर नास सदल मिश्र ने। किसने किया था, सदल मिश्र ने। ठीक है। और दो सवाल बच रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करके ख़त्म ही कर देंगे। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। अगर इस ऑप्शन में जॉन गिलक्राइस्ट होते तो हम जॉन गिलक्राइस्ट लिख देते, लेकिन नहीं थे, तो इसलिए हमने सदल मिश्र को माना। तो जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया था। अगले आगे देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से, राजा द्वय मतलब दो राजा, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है। ये दो, सॉरी ये नहीं, ठीक है, राधिका रमन नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय के नाम से जाने जाते हैं। अब अगले सवाल की तरफ। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो ये लल्लू लाल को माना जाता है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, लल्लू लाल का प्रेम सागर। ठीक है। प्रेम सागर ग्रंथ लिखा गया किसके द्वारा, लल्लू लाल के द्वारा। तो ये हमारे पहले गद्यकार माने जाते हैं। तो ये हमारा 53 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही डेली मैं जो है आपके सामने 50 सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।